ठीक है, तो आज हम करंट अफेयर्स का लेक्चर 1 देख लेते हैं। जो करंट अफेयर्स के लिए मैंने नीचे तो मैं पीडीएफ डाल दूंगा, स्क्रीन पे भी लगा दूंगा, आपके मोबाइल में मैंने दे दी है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, बाकी मेरे पास आईपैड में लिखी हुई है। आप डिस्क्रिप्शन में से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। तो मैं आज करीब 12 टॉपिक्स को डिस्कस करने वाला हूँ करंट अफेयर्स के। ठीक है, पहले तो सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं हम। आपके पास में पीडीएफ तो है। पहले मैं सारणी बोल देता हूँ। एक होता है जीवन गुणवत्ता मापदंड, होता है अपने शहरों में, राज्यों के लेवल पे जीवन का लेवल क्या है, इसे मापने का अपने भारत में शुरुआत हो चुकी है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पर जापान के संविधान में कुछ बदलाव किया गया है, उसके बारे में, ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। तीसरा, न्याय मित्र नाम से एक नई संस्था नाम से चलाया है, न्याय मित्र नाम से, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद विश्व में सबसे ऊंचा जो पुल है उसके बारे में जानकारी लेंगे। अपने भारत में ही बना है विश्व का सबसे ऊंचा पुल। और उसके बाद में भारत का सबसे लंबा पुल, जब पुल पढ़ेंगे तो उसके साथ में वो रिलेट कर लेंगे, भारत की सबसे लंबी सुरंग। ठीक है, चार धाम जो अपने हैं उनको जोड़ने के लिए परियोजना चलाई जा रही है। और चार धामों के नाम और लोकेशन देख लेंगे। उसके बाद में भारतमाला परियोजना। फिर उसके बाद में हम भारत सरकार ने BND 4001 नाम से सोने को मापने के लिए, सोने की शुद्धता नापने के लिए एक नया मापक बनाया है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में हाइब्रिड एन्यूमिटी मॉडल, जो अपने रोड बनते हैं उनका एक नया मॉडल लेके आई सरकार, उसके बारे में जानकारी लेंगे। और उसके बाद में हम नमामि गंगे नाम से आपने सुना हो तो उसके बारे में भी जानकारी ले लेंगे थोड़ा सा। और फिर MS स्वामीनाथन यानी हरित क्रांति के बारे में जानकारी लेंगे। ये तो सबसे पहले बिंदु को देखते हैं। पहला बिंदु जैसे मैंने बताया था, जीवन गुणवत्ता मापक, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आप अपने उसमें देख के बताइए इंग्लिश में क्या बोलेंगे। पहले बिंदु पे आ जाओ। लाइवेबिलिटी, लाइवेबिलिटी। अभी क्या शुरू किया है कि भारत सरकार ने 116 प्रमुख शहर हैं राजस्थान के, अपने ऑल इंडिया के, उन सभी शहरों में गुणवत्ता का मापक शुरू कर दिया है, यानी उन शहरों में रहने की क्या गुणवत्ता है। अब इससे क्या फायदा होगा? एक तो ये फायदा होगा कि उन शहरों की गुणवत्ता का तो पता ही चल रहा है, लेकिन कंपटीशन भी हो जाएगा उन शहरों के अंदर। आपस में कंपटीशन भी हो जाएगा ना, कि भाई जयपुर वाला शहर और कोटा में कंपटीशन हो, कोटा में अच्छा अगर गुणवत्ता निकल के आ गई तो लोग कोटा में जाने की सोचेंगे जयपुर की तुलना में। तो जो जयपुर की पॉलिटिक्स है या पॉलिटिशियन है वो कोटा को और डेवलपमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो अपने भारत सरकार ने 116 प्रमुख शहर हैं, उनमें से 29 राज्यों की राजधानियों को तो शामिल किया ही है, उसके अलावा कुछ एक जो शहर हैं उनको भी शामिल किया है। तो ये सभी राजधानियां हैं इसमें, और 116 इसमें देश हैं। ये जो पैरामीटर बनाया जा रहा है, ये अपनी शहरी विकास मंत्रालय और वर्ल्ड बैंक के सहयोग से बनाया जा रहा है। वर्ल्ड बैंक हर जगह सहयोग करता है इसमें। भारत में ये पहली बार हो रहा है। अपने ऑल वर्ल्ड के लेवल में ये पहले हो चुका है, बहुत सारे देशों में कंपटीशन लेवल पे हो चुका है, भारत में पहली बार करवाया जा रहा है 116 शहरों में। ठीक है, तो ये शहरी विकास मंत्रालय और कौन कर रहा है मिलके? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक किसके लिए क्या कर रहा है? वर्ल्ड बैंक इसके लिए पैसा देगा पैरामीटर के लिए, और शहरी विकास मंत्रालय क्या करेगा? कुछ व्यक्तियों की उपलब्ध करवाएगा और एक्सपर्ट को भी उपलब्ध कराएगा, यानी एक टीम देगा वर्ल्ड बैंक वाले लोगों के लिए। तो ये एक तरीके से निष्पक्ष होगा, निष्पक्ष ही होगा ना, क्योंकि मेन जो कौन है करने वाला, कौन है? वर्ल्ड बैंक ही है ना। उसके भी तो टीम मैनेजमेंट वाले आएंगे, उसके साथ में अपनी टीम सहयोग के लिए अपना शहरी विकास मंत्रालय देगा। फाइनल रिपोर्ट कौन निकाल के देगा? वर्ल्ड बैंक निकाल के देगा। और उसमें भारत सरकार का कोई खास योगदान नहीं रहेगा। तो इसमें एक निष्पक्ष योगदान, निष्पक्ष रूप से मापा जाएगा शहरों को। ठीक है, तो मापदंड चेक करने के लिए जो मुख्य बातें बताई गई हैं वो है कि वहाँ पे पॉलिटी यानी शासन कैसा है, गवर्नेंस कैसी है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सामाजिक अधोसंरचना कैसी है, शिक्षा कैसी है, स्वास्थ्य कैसी है, ऐसे 79 सूचकांक, कितने? 79 सूचकांकों को मापा जाएगा। उस शहर में शिक्षा कैसी है, उस शहर में स्वास्थ्य कैसा है, शासन कैसा है, उसके अलावा हेल्थ के लिए क्या क्या इसकी, मतलब वो सारी इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड पुल ब्रिज वगैरह, पानी पीने की सुविधा है, यानी सारी चीज़ों को कितनी? 79। ठीक है, उनको मापा जाएगा। उसके बाद में वो लिस्ट निकाली जाएगी। इसमें नीचे आप लिखा है फंड जो है वो विश्व बैंक देगा, और सहयोग कौन सा कर रहा है? अपना मंत्रालय, ग्रामीण वो शहरी विकास मंत्रालय, और वो अपना सलाहकार संघ और आर्थिक विद्वान उनके लिए प्रोवाइड करेगा। तो इससे शहरों में प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन का माहौल बनेगा। निश्चित सी बात है, एक दूसरे को देख के आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अब विश्व में अगर पूछ लिया जाए कि विश्व में लाइबिलिटी पैरामीटर में सबसे आगे कौन है, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 3 देश आपको याद, 3 शहर याद रख लेने। मेलबोर्न, ये कि अपने ऑस्ट्रेलिया में है। पूरे विश्व में जीवन गुणवत्ता में अगर किसी को विश्व में कहीं पे रहना है, सबसे अच्छा शहर ढूंढना है, तो सीधा सीधा कहाँ चल जाओ? मेलबोर्न सबसे बेटर शहर है। उसके बाद वियना ऑस्ट्रिया में, उसके बाद वैंकूवर कनाडा में, ये 3 है। ठीक है, ये आप याद रख लो। बाकी तो पहले से हो रहा है, वो सारी चीजें चलती रहती हैं, पर ये 3 आपको याद रखना। 3 नहीं तो पहले याद रख लो, पूरे विश्व में जीवन गुणवत्ता, जीवन गुणवत्ता, गुणवत्ता का मतलब समझ में आ रहा है? अगर आपको अच्छा जीवन जीना है तो कौन से शहर में जाना है, तो उसके लिए कौन सा यूज कर लेना है आपको? मेलबोर्न। ठीक है, अभी इंडिया का तो अभी शुरू किया है, बाद में पता चलेगा कौन सा शहर है। दूसरे बिंदु पे आते हैं हम। दूसरा बिंदु क्या है? जापान। जापान में क्या हो रहा है कि आजकल संविधान में संशोधन किया जा रहा है, जापान के संविधान संशोधन। जापान की कहानी ऐसी है
द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 45 तक। 1945 में 6 अगस्त और 9 अगस्त को, ध्यान हो तो, हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराए थे अमेरिका ने। जापान पूर्ण तरीके से नष्ट हो गया था। 9 अगस्त को जब दूसरा बम गिराया था तो उसी दिन जापान ने सरेंडर कर दिया था कि अब हम नहीं लड़ रहे, अब हमारे बस की बात नहीं है। जापान पूरी तरीके से तबाह हो चुका था उस युद्ध के बाद में। अब तबाह हो गया, हार चुका। अब हारे के ऊपर तो सभी दबाव डालते ही, निश्चित सी बात है। अमेरिका ने बोल दिया आप अब आगे संविधान, नया संविधान बनाओ। 1949-50 में उन्होंने नया संविधान बनाया था। आप नया संविधान बनाओ और उस नए संविधान में आप ये लिखो कि हम सेना ही नहीं रखेंगे, सेना कभी रखेंगे ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमारी सेना की। क्योंकि तुम जब भी सेना रखोगे, तुम निश्चित सी बात है दूसरे देशों पे एक तरीके से युद्ध थोपते हो। जापान जबरदस्ती कूदा था द्वितीय विश्व युद्ध में। जब विश्व युद्ध वर्ल्ड हिस्ट्री बात चलेगी तब मैं बताऊंगा। तो द्वितीय विश्व युद्ध में जापान का ऐसा कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन वो जबरदस्ती कूदा था उसमें अपनी, क्योंकि उसके पास सेना ताकतवर थी। ठीक है, तो उस समय जब जापान हार गया था, उसके बाद उन्होंने जब संविधान बनाया था, संविधान में ये प्रावधान कर लिया गया था कि हम सेना नहीं रखेंगे। किसके दबाव में किया था ये सब काम? अमेरिका के दबाव में। अमेरिका ने बोला था तुम्हें सेना रखनी ही नहीं है, किसी भी कंडीशन में नहीं रखनी है। तो जापान ने अपने संविधान में लिख लिया था कि हम बाहरी रूप से सेना नहीं रखेंगे, अंदरूनी पुलिस वगैरह रख लेंगे, अंदरूनी काम के लिए पुलिस रख लेंगे, बाहर के लिए नहीं रखेंगे। 1954 में अमेरिका ने और जापान में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया था। 1954 में अमेरिका और जापान में कॉन्ट्रैक्ट हो गया था। उस कॉन्ट्रैक्ट में जापान से अमेरिका ने बोल दिया था कि आप कभी भी नहीं रखोगे अब तो सेना, हम आपकी सहायता करेंगे। अगर आप पे, जापान ने बोला कि चलो आपकी बात हमने मान ली, हम सेना नहीं रखेंगे, पर अगर कल के लिए हम पे चीन आक्रमण कर देता तो हम क्या करेंगे? तो 1954 में जापान में और अमेरिका में कॉन्ट्रैक्ट हो गया था कि आप मत रखो सेना, अगर चीन आप पे आक्रमण करता है तो हमारी सेना आएगी आपकी तरफ से लड़ने के लिए। ये 1954 में हो चुका था। उस समय से और अब तक ये कॉन्ट्रैक्ट चला आ रहा था। इसलिए जापान पे कोई आक्रमण नहीं करता था और जापान ने कोई बाहरी सेना यानी आर्मी नहीं बनाई थी। इंटरनल थी, अपने छोटे छोटे कामों के लिए तो सेना जरूरी है, पुलिस व्यवस्था तो जरूरी है, लेकिन बाहरी सेना उनके पास में नहीं थी। अब क्या हुआ कि 2015-16 में अपने डोनाल्ड ट्रंप जी आ गए। इनका दिमाग तो उल्टा सीधा चलता ही है। उन्होंने मना कर दिया हम जापान की कोई हेल्प नहीं करेंगे। भाई सेना हमारी, रुपए हम दे रहे हैं, बेमतलब में जापान का हेल्प क्यों करें? लेकिन उसमें उन्हें वो बेनिफिट नहीं दिख रहे थे। बहुत सारी चीजें बेनिफिट थी, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आती हैं सारी चीजें। तो उन्होंने इस बात से मना कर दिया, तो जापान फिर से अपना डिफेंसिव हो गया। अरे तुम अपना सपोर्ट नहीं करोगे तो हमारे लिए तो चाहिए ना। तो अब वो उस चीज को संविधान में संशोधन कर रहे हैं, उस बात को कि हम अब सेना रख सकते हैं। हम अब आत्मरक्षक नहीं रहे, हम आत्मरक्षक नहीं रहे, अब हमारी सेना रखेंगे। अगर कोई बाहर से धमकी देता है तो हम आक्रमण भी कर सकते हैं। आया समझ में? इसका एक बात यह हो गई थी, जापान के 3 लोगों को आईएस ने, इराक सीरिया वाला है ना, आईएस, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, उसने पकड़ लिया था। जापान ने हेल्प मांगी अमेरिका से कि भाई हमारे पास तो सेना नहीं है, आप हेल्प करो। अमेरिका ने हेल्प नहीं करी। अगर जापान के पास सेना होती तो जापान अपनी सेना को भेज देता ना युद्ध करने के लिए वहां पे। 3 लोगों को, वो 3 लोग खत्म हो गए थे। तो जापान ने अपने संविधान संशोधन करने का प्लान कर लिया है। ये 2020 तक पूर्ण रूप से संविधान में चेंज हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, कौन है उनके जो प्रधानमंत्री हैं जापान के? शिंजो अबे। क्या नाम है? शिंजो अबे। ठीक है। और चीन के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? शी जिनपिंग। देखो मैंने एक उस दिन भी बताया था तुम्हें कि वर्ल्ड इस समय पॉलिटिकल रूप से बहुत बुरे अलग तरीके से चेंज हो रहा है। शिंजो आबे जो है वो जीत चुके हैं जापान के, ये एक तरीके से वहाँ के परमानेंट हो गए हैं। ये शी जिनपिंग ने अपने संविधान को बदल लिया है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने अभी 10-5 दिन पहले ही संविधान को बदल लिया है। पहले उसमें ये होता था कि 10 साल तक ही रह पाते थे, अब वो परमानेंट हो गए हैं। जब तक वो जिएंगे शायद तब तक यही रहेंगे शी जिनपिंग ही। ठीक है। चुनाव तो होते ही नहीं वहाँ पे, पार्टी का होता है। पार्टी चेंज कर देती थी पहले, लेकिन अब पार्टी के संविधान में भी संशोधन कर दिया उन्होंने कि अब रहेंगे तो कौन रहेंगे? बस शी जिनपिंग ही रहेंगे। पहले नेता कौन थे चीन के? माओ सेतुंग। 1949 में जब आज़ाद हुआ था तो माओ सेतुंग थे। ठीक है। इसी तरीके से अपने इंडिया का मोदी परमानेंट हो गए हैं 2025 तक, 24 तक तो परमानेंट है, 29 तक भी जा सकते हैं अगर उनका खुद का मन रहा तो। इधर की साइड में रूस, रूस के कौन है? पुतिन। पुतिन, हाँ पुतिन परमानेंट हो गए हैं। ठीक है। इधर की साइड में जर्मनी, जर्मनी सुना है? एंजेला मर्केल, वो भी परमानेंट होने वाली है एक तरीके से, क्योंकि वो हर चुनाव में जीतेंगी, बहुत ताकतवर है एंजेला मर्केल। ठीक है। उसके बाद में अमेरिका में भी बराक ओबामा बहुत स्टेबिलिटी लेके आ चुके थे, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी लेके आ चुके थे, लेकिन वो डोनाल्ड ट्रंप आ गया तो ये तो फिर अगले 5 साल में, 4-5 साल, 4 साल बाद हट जाएगा। लेकिन ये देखो अब ये पहली बार हो रहा है ऐसा कि बहुत बड़े बड़े ताकतवर नेता बन के आ रहे हैं। ये शिंजो अबे बहुत ताकतवर हो गया है जापान में, अब इसकी बराबरी का कोई नहीं रहा। दूसरे नंबर पे आने वाला भी बहुत नीचे रहेगा। शी जिनपिंग आसपास भी कोई नहीं है इसके, जब तक ये जिएगा तब तक शायद यही रहेगा। मोदी अभी आसपास तो कोई नहीं है, बिल्कुल नहीं है कोई आसपास। व्लादिमीर पुतिन के आसपास तो सोच भी नहीं सकता कोई, बहुत ज्यादा ताकतवर है। जर्मनी का भी एंजेला मर्केल बहुत ताकतवर हो गई। इस सारे इस समय पॉलिटिकल बहुत ज्यादा चेंज है, और यही देश आगे आने वाले टाइम पे पूरे विश्व के पॉलिटिक्स में रोल निभाने वाले हैं। अमेरिका पीछे पिछड़ सकता है डोनाल्ड ट्रंप के कारण।
डोनाल्ड ट्रंप के कारण। देखो पूरे यूरोप में जर्मनी सबसे ज़्यादा ताकतवर है, इंग्लैंड से भी ज़्यादा ताकतवर है। जर्मनी के पास में सबसे ज़्यादा ताकतवर है, हथियार वगैरह सब कुछ इस समय। रूस 1990 में टूट गया था, उसके बाद में थोड़ा सा कमजोर हो गया था, लेकिन फिर से दोबारा से ताकत में आने लग गया है, इसके पास में संसाधन है। तो ये अब सारी चीज़ें मैंने बता दी और मैं इसे स्क्रीन पे लगा के पढ़ देता हूँ, आप देखिए अपने उसमें लिखा हुआ है। पहला पॉइंट, 2020 तक संविधान जो है वो बदला जाएगा, ठीक है। अब तक जो जापान का संविधान था वो कैसा था, शांतिवादी, कि हमें किसी से युद्ध नहीं लड़ना है, आपके उसमें देख सकते हो आप। तो अभी उसे चेंज किया जा रहा है, ठीक है। अनुच्छेद 9 में कोई सेना नहीं होगी, अनुच्छेद 9 में लिखा था संविधान में उनके में कि कोई सेना नहीं होगी और सिर्फ सेल्फ डिफेंस की सेना होगी, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ सेल्फ डिफेंस, अगर बाई चांस कोई दूसरा आक्रमण कर देता है तो थोड़ी बहुत सेल्फ डिफेंस के लिए जाइए, बाहर आप आक्रमण नहीं करोगे। उसके बाद में 2015 में उसमें थोड़े थोड़े परिवर्तन किए गए थे और अब आगे और ज़्यादा परिवर्तन किए जाएंगे उसमें। थोड़ा थोड़ा खोला था, देखो आईएएस वाली मैंने बात बताई कि जापानी के 2 लोग जापान के बंधक बंधक बना लिए थे, तो सेल्फ डिफेंस का सिद्धांत बदलना पड़ेगा उन्हें। भाई सेल्फ डिफेंस का मतलब होता है कि हम पे कोई आक्रमण करे तब हम सिर्फ बचाव करेंगे, लड़ेंगे नहीं। अब तुम्हारे वहां पे किसी ने भाई बंधु पकड़ लिए हैं तो हम तुम यहाँ से जा ही नहीं सकते, तुम्हारे पास सेना नहीं, तो वो सेल्फ डिफेंस वाला चेंज किया, उसे प्रोएक्टिव वाला किया कि अगर तुम गोली दिखाओगे तो मैं गोली से तुम्हें पहले ही मार दूंगा। प्रोएक्टिव वाला, तुम अगर मुझे तरफ थप्पड़ करने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें गोली से मार दूंगा, इस तरीके से प्रोएक्टिव। सेल्फ डिफेंस ये होता है कि आप थप्पड़ ओझ लो कोई दिक्कत नहीं है, थप्पड़ करने के लिए या गोली चलाने के लिए इस तरीके से तान लो कोई दिक्कत नहीं है, आप बस गोली चलेगी तब आगे दीवार लगाने की कोशिश करोगे, ठीक है, बचाव करने की कोशिश करोगे। लेकिन प्रोएक्टिव में ये है कि आप अगर गोली तानोगे ना उस समय तक मैं दूसरी गोली मार दूंगा, खत्म कर दूंगा, तो प्रोएक्टिव चेंज करना पड़ेगा, यही होता है। दूसरा हुआ कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस, तो वो चेंज कर ही दिया है, रक्षा के लिए बाहरी क्षेत्रों में भी सेना भेज सकते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो इराक ईरान में ही सेना भेजी जा सकती है जापान की तरफ से। अब जापान का सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है, जापान के विवाद चल रहे हैं, रूस के साथ भी चल रहा है और चीन के साथ भी। अगर उसने अब सेना नहीं बनाई तो जापान की हालत खराब हो जाएगी, दिख रहा है ना इसमें। रूस के साथ वो कुरिल द्वीप पे जापानी सागर में कुरिल आइलैंड है, वहां पे विवाद चल रहा है, और चीन के साथ ईस्ट चाइना सी में और साउथ चाइना सी, यहाँ पे 2 छोटे छोटे द्वीप बना दिए हैं चीन ने, वहां पे भी विवाद चल रहा है। देखो इसे मैं समझाता हूँ, फिर इसमें बोर्ड पे समझाता हूँ और उसके बाद में इसमें देख, यहाँ भारत है इस जगह पे, यहाँ पे अपने म्यांमार कंबोडिया लाओस उस तरीके से, और ये चीन है, यहाँ तक चीन है, ठीक है, ये चीन है, यहाँ पे जापान है, क्या है ऊपर की साइड में कौन है, रूस, ठीक है, रूस है ऊपर की साइड में। जापान और चीन के बीच में ये जो सागर है, पानी है, इसे बोला जाता है जापान सागर, क्या बोला जाएगा, जापान सागर, ठीक है। रूस और जापान के बीच में यहाँ पे एक द्वीप है, द्वीप है, टापू है, ठीक है, उसका नाम है कुरिल द्वीप, क्या नाम है, कुरिल द्वीप। अब उस पर विवाद चल रहा है रूस में और जापान में, जापान वाले बोलते हैं हमारा, रूस वाले बोलते हैं हमारा, जिसके बाद ज्यादा सेना होगी उसका ही है वो तो, ठीक है। बाकी एक नियम होता है समुद्र के लिए, समुद्र के लिए नियम होता है कि समुद्र के अंदर 9 मील तक का जो क्षेत्र होता है वो उस देश का होता है जिसकी सीमा पास में है, उस देश का होता है, उसमें से वो कुछ भी निकाल सकता है, कुछ भी कर सकता है उसमें, ठीक है। जैसे यहाँ पे चीन है, चीन से और यहाँ तक का 9 मील का जो क्षेत्र है, 9 नॉटिकल माइल बोलते हैं उसे, तो उस तक कोई दिक्कत नहीं है चीन को, वहां पे अगर सोना भी निकल रहा है, परमाणु भी निकल रहा है समुद्र के अंदर, तो वो चीन निकाल सकता है उसे। ऐसे ही जापान के आसपास वाला। अब चीन क्या चाहता है कि एक तो यहाँ पे है ईस्ट यानी पूरब वाला, पूर्व चीन सागर, और यहाँ पे है दक्षिण चीन सागर, ये साउथ हो रहा है ना नीचे वाला, इधर की साइड पूरब हो रहा है, ये दक्षिण चीन सागर। चीन क्या चाहता है कि इस पूरे वाले क्षेत्र पे कब्जा करना चाहता है, ये वाला जो पूरा क्षेत्र है पानी पानी है सागर वाला, इस पे पूरा कब्जा करना चाहता है। अब उसके लिए वो क्या कर रहा है कि यहाँ पे बीच बीच में छोटे छोटे द्वीप बना रहा है मिट्टी के, जानबूझकर बना रहा है नहीं, जो है पहले से उन पे तो इंग्लैंड का है, जापान का कब्जा है, तो वो क्या कर रहा है कृत्रिम द्वीप बना रहा है छोटे छोटे, सेनकाकू आइलैंड, पार्सले आइलैंड, इस तरीके से वो बना रहा है, मैं आपको मैप में अभी दिखाऊंगा, अगले पेज पे आ रहा है वो, ठीक है। यहाँ पे छोटे छोटे वो द्वीप बना रहा है। अब इन पे कब्जा होने के बाद में आसपास का क्षेत्र उसका हो जाएगा, नहीं होगा, ऐसे बीच में यहाँ बना दिया, उसके आसपास का क्षेत्र किसका हो गया, चीन का हो गया, तो ये प्राकृतिक वो द्वीप बना रहा है। 2 नाम याद रखने, एक है सेनकाकू, सेनकाकू, और दूसरा है पार्सले आइलैंड, ठीक है। तो चीन के साथ जापान का विवाद चल रहा है। अब जापान के पास तो सेना है नहीं, सेना होती तो फिर यहाँ पे भेज देता ना वो सेना को इनसे लड़ने के लिए या कुछ भी करने के लिए। अभी तो जापान क्या बोलता है, अमेरिका को फोन करता है, भाई साहब देखो यहाँ पे ये गड़बड़ी कर रहे हैं, तुम्हारा और हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट है 1954 वाला, आप आइए अपनी सेना लेके और यहाँ पे इन्हें हटाइए। चीन, अमेरिका पहले तो धमकी दे देता था, चीन को रोक भी देता था, अब ये मूर्ख आदमी आ गया डोनाल्ड ट्रंप, उसका कोई भरोसा नहीं कब क्या बोल जाए, ठीक है। तो अब जापान अपने संविधान में संशोधन कर रहा है और सेना बना रहा है। देख लीजिए, अभी जापान के प्रमुख विवाद है रूस के साथ जो कुरिल द्वीप पे सेनकाकू आइलैंड है और पार्सले आइलैंड है। प्रमुख बिंदु में बता चुका हूं कि 1947 में जापान का संविधान बना था, वो संविधान शांतिवादी संविधान था।
1954 में जापान और यूएस में यानी अमेरिका में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था म्यूचुअल डिफेंस असिस्टेंट एग्रीमेंट। इसके तहत यूएस जापान की सहायता करेगा यानी अमेरिका जापान के सहयोग करेगा। ठीक है, जापान में आर्मी बेस बनाएगा। जापान में उसने अमेरिका ने अपना आर्मी बेस भी बना रखा है, जापान में अब भी है। ठीक है, तो उसके बाद में 2015 में डोनाल्ड ट्रंप आ गए। आईएस वाला 2 व्यक्तियों को पकड़ लिया था इराक ईरान में, अमेरिका ने कोई हेल्प नहीं की, तो जो उन्होंने बनाया हुआ था सहयोग करने वाला उसे तोड़ दिया नियम को। तो अब जापान ने क्या किया है, जापान ने संविधान में संशोधन करना शुरू कर दिया। तो ये आप समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से क्यों संविधान में संशोधन कर रहा है। कौन है? कृत्रिम टापू ऐसे बनाया है, चीन के पास है रुपए बहुत ज़्यादा, चीन के पास रुपए बहुत ज़्यादा है इस समय। चीन ने क्या है, पिछले 20 सालों में लगातार प्रोडक्शन बना बना के दूसरे देशों में बेचे हैं। तो चीन की सरकार के पास इस समय $3 ट्रिलियन, जितनी हमारी जीडीपी है ना, उतना तो उनके पास में एक्स्ट्रा रुपए पड़ा है। अब उस एक्स्ट्रा रुपए को कहाँ पे खर्च कर रहे हैं, इसकी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो वो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना रहे हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके, यहाँ से लेके और यहाँ तक कि समुद्र के अंदर 80 किलोमीटर की सुरंग बना दी, समुद्र के अंदर रेल लाइन निकाल दी उन्होंने। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनके बारे में हम सोच नहीं सकते। यहाँ से लेके और पूरे यूरोप तक रोड बना दिया। क्या नाम बताया था? वन बेल्ट वन रोड, सिल्क रूट वाला नाम बताया था। चीन पाकिस्तान की भी हेल्प कर रहा है, उनके पास रुपए इतने ज्यादा आ गए क्योंकि उन्होंने बना बना के 25-30 साल में इतने ज्यादा खर्च तो किए नहीं, बना के दूसरे देशों में बेचा। दूसरे देशों में बेचेंगे तो रुपए आ जाएगा। ठीक है, तो उस तरीके से चीन की सरकार के पास में जितनी अपनी जीडीपी है ना $3 ट्रिलियन, उतना तो सरकार के पास में पैसा रिजर्व में रखा हुआ है। अब उसको कहाँ यूज करें? तो फिर ये कर रहे हैं, यहाँ पे मिट्टी के जबरदस्ती द्वीप बना रहे हैं अपने जहाजों में भर भर के, कोई भी कृत्रिम सामान यूज कर करके मिट्टी के द्वीप बनाए, आसानी से बनाए जा सकते हैं। अपने दुबई के पास में भी कृत्रिम द्वीप है। दुबई जो है, सुना होगा दुबई का नाम, तो बुर्ज खलीफा के पास में छोटा सा कृत्रिम द्वीप बना हुआ है। कृत्रिम द्वीप बनाना आसान है। हाँ, पाम ट्री उसका नाम है, पाम ट्री नाम से। हाँ, पाम ट्री आइलैंड, वो कृत्रिम है, बनाया गया है। बना सकते हैं मिट्टी डाल डाल के या कोई पत्थर वगैरह कुछ भी अपने जहाजों में भर भर के, वो अपने हिसाब से बना रहे हैं। उनके पास पैसे की कमी नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। वो जब यहाँ से लेके और वहाँ तक यूरोप तक रेल लाइन बिछा सकते हैं, सड़क बना सकते हैं, तो यहाँ पे द्वीप तो छोटी सी बात है उनके लिए। सेना भी उनकी बहुत बड़ी है। सेना का याद रखना, पूरे विश्व में सबसे जो बड़ी सेना है वो चीन की है। बड़ी बोल रहा हूँ, बड़ी सेना है। उनके पास 23 लाख सैनिक हैं। कितने? 23 लाख सैनिक हैं। दूसरे नंबर पे आती है अमेरिका की, अमेरिका के पास करीब करीब 15 लाख हैं। और तीसरे नंबर पे आती है अपनी इंडिया की, 13 लाख के आसपास है। लेकिन पैसों के मामले में नंबर 1 पे कौन आता है? अमेरिका। सबसे ज्यादा सेना के लिए खर्च करने वाला जो आता है वो अमेरिका। वो करता है, नहीं, अमेरिका जो $600 बिलियन करता है, चीन जो करता है वो $300 बिलियन करता है, और अपना इंडिया तो कम ही करता है, 2 लाख करोड़ के आसपास बैठता है। तो सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने वाला अमेरिका है, लेकिन सबसे ज्यादा सेना कौन की है? चीन की, 23 लाख के आसपास है। उस सेना का नाम है रेड आर्मी, लाल सेना। जो माओ सेतुंग जो था पहला ही पहला, उसने उस सेना को बनाया था। इसे आप बोलते हैं PLA, पब्लिक पीपल्स लिबरेशन आर्मी, PLA। अगर पूछ लिया जाता है, बहुत बार पूछा जाता है कि चीन की सेना को किस नाम से जाना था, है तो PLA, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, यानी लाल सेना। आगे समझ में? अगले पेज में आप देखो मैप में, उसमें आपको दिख रहा होगा, खोलिए मैप, दिख रहा होगा कोरल आइलैंड दिख रहा है जापान और रूस के बीच में, दिख रहा है ना कोरल आइलैंड। ये जो जापान है, जापान आपको दिख रहा होगा, जापान के ऊपर कोरल आइलैंड दिख रहा है। जापान से नीचे की साइड में आपको ईस्ट चाइना सी दिख रहा है और साउथ चाइना सी दिख रहा है। साउथ चाइना सी में पार्सल आइलैंड है, और हाँ, पार्सल, पार्सल बोलते हैं इसे, पार्सल आइलैंड। ठीक है, और अपना ईस्ट चाइना सी में सेनकाकू आइलैंड है, दिख रहे हैं दोनों। ठीक है, तो इन पे विवाद चल रहा है, याद रख लेना, पूछ लिया जाएगा कभी कभी। सेनकाकू आइलैंड, पार्सल आइलैंड या कोरल आइलैंड कहाँ कहाँ पे हैं और कहाँ कहाँ विवाद चल रहे हैं। अगले पेज पे आप देखिए, अगला जो मैप है उसमें आप देखिए येलो सी। ठीक है, साउथ कोरिया दिख रहा होगा आपको, जापान दिख रहा ही है। जापान और चीन के बीच में जो सी है उसका क्या नाम है? सी ऑफ जापान। ठीक है, साउथ कोरिया और चीन के बीच में जो सागर दिख रहा है वो उसका नाम क्या है? येलो सी। क्या नाम है? येलो सी, दिख रहा है ना, येलो सी। और साउथ चाइना सी तो आपको दिख ही रहा है। तो इस तरीके से अपना जापान वाली बात पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब तीसरा आते हैं हम। तीसरा क्या नाम बिंदु बताया था मैंने? तीसरा बताया था आपको न्याय मित्र नाम से। न्याय मित्र का कॉन्सेप्ट अभी नया चला है मोदी सरकार के द्वारा। इसमें यह होता है कि जितने भी, अगर कोई व्यक्ति कोई कानून का दुरुपयोग करता है या गलत काम करता है तो उसको सजा देने का काम कौन करता है? कोर्ट करता है। कोर्ट करती है, न्यायपालिका करती है। न्यायपालिका में जज होते हैं। ठीक है, जज भी तो गलत काम कर सकते हैं, रिश्वत ले सकते हैं, गलत निर्णय सुना सकते हैं, तो उनको सजा कौन देगा? उसके लिए मोदी सरकार के द्वारा एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया है, नया न्याय मित्र। क्या नाम? न्याय मित्र। अगर कोई जज
या न्यायपालिका का कोई भी अधिकारी, न्यायपालिका में काम करने वाला, अगर गलत कार्यों में लिप्त पाया जाता है तो उसे न्याय मित्र के द्वारा सजा सुनाई जाएगी। फिर न्याय मित्र कौन होंगे? न्याय मित्र जो होंगे, जो रिटायर्ड जज होंगे उन्हें न्याय मित्र बनाया जाएगा। आईएएस रिटायर्ड होंगे उन्हें क्या बनाया जाएगा? न्याय मित्र बनाया जाएगा। तो इसमें आपको रिटायर्ड जज, आईएएस, आईपीएस जो रिटायर हो चुके हैं उनको क्या बना दिया जाएगा? न्याय मित्र। ये क्या करेंगे? जो न्यायपालिका में गलत काम करने वाले जज हैं उनको, अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो उनको सजा सुनाने का काम कौन करेंगे? ये न्याय मित्र करेंगे। आगे समझ में? तो नॉर्मली जो शिकायत आती है जजों के खिलाफ वो एक दो तीन तीन तरीके की आती हैं। एक तो लेट निर्णय, भाई किसी ने कोई अपराध किया है तो उसे अपराध या तो तुरंत सजा मिलनी चाहिए, नहीं मिलेगी इतने समय तक तो जिसके साथ अपराध हुआ है वो तो बहुत दिनों तक भुगतता रहेगा ना। किसी के साथ में अगर आपके एक रेप हो गया किसी महिला के साथ में जैसे, तो वो उस महिला को अगर 10 साल तक न्याय नहीं मिला तो वो एक तरीके से वो 10 साल तक वो तड़पती रही ना। तो वो 10 साल तक तो अन्याय हुआ उसके साथ में। और वो अन्याय कौन कर रहा है? जज कर रहा है। रेप हुआ वो तो अलग बात है, वो 10 साल भी तो बीच वाला पीरियड है जिसमें उसे परेशान होना पड़ रहा है, तो वो अन्याय हुआ है। तो लेट निर्णय सुनाना ये भी गलत बात है। ठीक है, स्पीडी ट्रायल ट्रायल होती है, तो जज को काम ये करना चाहिए, लेट निर्णय नहीं सुनाना चाहिए। लेकिन ज्यादातर जो मामले होते हैं उनमें लेट निर्णय होते हैं। तो लेट निर्णय की अगर आप शिकायत कर देते हो कि 10 साल हो गए मुझे न्याय नहीं मिल रहा है न्याय मित्र के पास में, तो न्याय मित्र जो जज है उसके खिलाफ में जांच करेगा। आगे समझे? दूसरे आते हैं रिश्वत वाले मामले, और तीसरे आते हैं गलत निर्णय वाले। रिश्वत भी लेते हैं बहुत सारे जज। 3 पॉइंट कंप्लीट हो गए। न्याय मित्र समझ में आ गया आपका? जुडिशरी के खिलाफ में अगर कोई शिकायत होती है वो कौन देखेगा? न्याय मित्र। उसके बाद अगला चलते हैं चौथा, विश्व का सबसे ऊंचा पुल। ये अपनी चेनाब नदी पर है, जम्मू और कश्मीर के बीच में। बाकी आपको इंडिया का मैप तो बता ही चुका हूं मैं बहुत बार। यहाँ पे ये वाला जो राज्य है वो जम्मू कश्मीर है। ठीक है, नॉर्मली जम्मू कश्मीर को मैं 2 भागों में बांट देता हूँ, इस तरीके से बांटता हूँ। ये वाला, ठीक है, ये वाला हिस्सा है, इस वाले को मैं 2 भागों में बांट दिया जम्मू कश्मीर को। ये वाला इधर इधर वाला जिसे हम बोलते हैं गुलाम कश्मीर, जो पाकिस्तान के अधीन है 1947 वाले युद्ध में, वहाँ पे कंडीशन के हिसाब से वो पाकिस्तान के पास चला गया। इधर की साइड में अक्साई चीन है, वो चीन के पास में है। ठीक है, कंडीशन ऐसी है कि यहाँ पे हिमालय हिमालय बहुत ज़्यादा है। जम्मू कश्मीर को भी मैंने 3 भागों में बांटा था, ध्यान हो तो। नीचे वाला भाग जो है वो जम्मू, उससे ऊपर वाला और इधर वाला लद्दाख। जम्मू में हिंदू बाहुल्य ज़्यादा रहता है, कश्मीर में मुस्लिम बाहुल्य, लद्दाख में बौद्ध बाहुल्य ज़्यादा रहता है। अब जम्मू वाला जो क्षेत्र है वो अपने मैदानी इलाकों में ही आ जाता है, नॉर्मल तापमान रहता है वहाँ पे ज़्यादा पहाड़ी इलाका नहीं है। लेकिन जैसे जैसे जम्मू से ऊपर जाते हैं हिमालय वाला क्षेत्र बढ़ता जाता है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ ज़्यादा आने लग जाते हैं। तो यहाँ से उधर की साइड में जाना, रास्ता पार करना बहुत कठिन होता है। तो बहुत बड़े बड़े पहाड़ों में से या तो सुरंग बनानी पड़ेंगी, बीच में अगर नदी आ जा रही है तो उनके ऊपर पुल बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ जम्मू से, और यहाँ पे श्रीनगर है, कश्मीर की राजधानी आप श्रीनगर मान लेते हो। ठीक है, गर्मियों में जो राजधानी होती है वो श्रीनगर होती है, और सर्दियों में जो राजधानी होती है वो जम्मू होती है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ बीच में एक नदी पड़ती है, बीच में यहाँ से जब जाते हैं, ठीक है, नदी का नाम है चेनाब नदी। जैसे आपको याद होगा झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, तो दूसरे नंबर पे आती है चेनाब नदी। श्रीनगर जो है वो झेलम नदी के किनारे। तो चेनाब नदी पे अब पुल बनाया जा रहा है एक ऊपर, इस तरीके से ये नदी जा रही, हाँ, यहाँ इस तरीके से एक नदी जा रही है ऊपर, यहाँ पे भी पहाड़ है और इधर की भी साइड में पहाड़ है। तो एक पुल बनाया जा रहा है धनुषाकार आकृति में, आप अगले उसमें देख लीजिए, तो इसके बारे में आप उसमें देख लीजिए। चेनाब नदी पे जम्मू से कश्मीर तक की रेल सुविधा के लिए पुल बनाया जा रहा है, और इसकी जो कुल लंबाई है वो 1.3 किलोमीटर यानी 1300 मीटर है, और 359 मीटर ये ऊंचा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पुल है, विश्व का सबसे ऊंचा पुल है। आगे समझ में? ये अपने एफिल टावर सुना है? एफिल टावर से भी ऊंचा है। अगला पेज खोलिए, उसमें आपको मैं चित्र दिखा देता हूँ। अगला पेज जस्ट खोलिए, अगला पेज खोला, चित्र में दिख रहा है आपको? ये जो है अपने झेलम नदी, वो चिनाब नदी पर ये पुल बनाया जा रहा है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा पुल। ठीक है, आगे समझ में? कौन सी नदी पर है? चिनाब नदी पर है। आगे है इसमें समझ में? तो ये विश्व का सबसे ऊंचा नदी पुल पूछ लिया जाए तो कितने, कैसे आकार का है? ये धनुषाकार का, धनुषाकार का दिख रहा है। और कौन सी नदी पे? चिनाब नदी पे। कितना मीटर ऊंचाई है? लंबाई है तो ऊंचाई 364 मीटर। ये ऊंचा है, लंबा नहीं है, याद रखना। ऊंचा बोला है मैंने, विश्व का सबसे ऊंचा। ऊंचा होना लंबा होना अलग है ना, दोनों में अंतर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं भारत का सबसे लंबा पुल। भारत का जो सबसे लंबा पुल जो है, इधर की साइड में यहाँ पे एक नदी आती है, ऐसे आती है इस तरीके से, और इधर की साइड में बांग्लादेश में जाती है। यहाँ पे उसे सांगुप्पा बोलते हैं, इधर की साइड में उसका नाम है ब्रह्मपुत्र। क्या नाम है? ब्रह्मपुत्र। तो इसमें इसकी एक सहायक नदी है, इधर की साइड से आती है, उसका नाम है लोहित नदी। क्या नाम है? लोहित, लोहित नदी। उस लोहित नदी पे एक बांध बनाया गया है जिसे बोला जाता है ढोला सरिया पुल। ये पुल बनाया गया है
लोहित नदी पे एक पुल बनाया गया है पार करने के लिए, धोला सदिया पुल बोला जाता है। उसका प्रधानमंत्री ने पिछले साल उद्घाटन किया था। असम में पड़ता है, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने का काम करता है ये, ठीक है। इसे असम जो है धोला नाम की एक जगह है, वहाँ पे इसकी शुरुआत होती है, और सदिया जो नाम की जो जगह है वो अपने अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है, दोनों को जोड़ता है। कौन सी नदी पे? लोहित नदी। लोहित किस नदी की सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी की, ठीक है। ब्रह्मपुत्र को चीन में क्या बोलते हैं? सांगपो नदी। अब इसका इमेज देखिए, अगले से अगला पेज खोल के देखिए, दिख रहा है नरेंद्र मोदी जी, आपको दिख रहे होंगे नरेंद्र मोदी जी उस पुल पे खड़े हुए हैं, ठीक है। धोला नाम की जो जगह है वो असम में है, सदिया नाम की जो है अरुणाचल प्रदेश में। उससे अगले में मैप खोलिए, मैप में दिख रहा होगा आपको, ये नदी दिख रही है बड़ी सी, ये बड़ी सी नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र, और उस ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी आपको दिख रही होगी, उसका नाम है लोहित नदी। आया समझ में? लोहित रवा। इस लोहित में जहाँ पे असम और अरुणाचल प्रदेश मिल रहे हैं, दिख रहा है कहीं पे असम और अरुणाचल प्रदेश मिल रहे हैं, वहीं पे ये पुल बना हुआ है। भारत का सबसे लंबा पुल है। आगे समझ में? इसमें और कुछ देख लीजिए, आपके लिए मैं बता देता हूँ। ब्रह्मपुत्र नदी की सब सहायक नदी हो गई लोहित नदी। एक दिबांग नदी आ रही है ऊपर से, दिख रहा होगा आपको, दिबांग। दिबांग भी है, लोहित भी है। उसके अलावा इधर की साइड में आई है भूटान के नीचे मानस नदी। मानस नदी दिख रही है भूटान के पास में, मानस नदी। गुवाहाटी दिख रहा है आपको, गुवाहाटी। असम की राजधानी तो दिसपुर है, लेकिन असम का सबसे बड़ा जो शहर है वो गुवाहाटी है, और वो कौन सी नदी के किनारे है? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, ठीक है। चलो, अब ये सबसे लंबा पुल वाली बात हो गई है। ये 24 घंटे खुला रहेगा, असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ेगा। अब ये पुल वाली बात हो गई, तो अब सबसे लंबी सुरंग की बात कर लेते हैं। सुरंग जो है वो अपनी चेनानी नासरी नाम से जानी जाती है, और ये भी अपने जम्मू कश्मीर के बीच में ही होगी। नेशनल हाईवे 44 है, उस पर बनी है, और इसको बनाने में 2400-2500 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। चेनाली, इसका नाम याद रखना है आपको, चेनानी नासरी। इधर की साइड में चेनानी, उधर की साइड में नासरी, दोनों को जोड़ने वाली जगह टनल हो गई, सुरंग हो गई। ये अपनी भारत की सबसे लंबी सुरंग है। अगला पेज में देखिए, आपको दिख रहा होगा लास्ट पेज में, ये टनल बनी हुई है, दिख रहा है आपको? जो अपना पेज में देखिए, टनल बनाई गई है, ये अपने जम्मू कश्मीर में। क्यों बनाई है जम्मू कश्मीर में? पहाड़ों को काट के तो बनाई जाएगी, और ज़्यादातर पहाड़ी इलाका, हिमालय वाला क्षेत्र वहाँ पे। तो ये नेशनल हाईवे 44 पर, एक तो ये याद रखना है नेशनल हाईवे 44 पर है। दूसरा, इसका नाम क्या है? चेनानी नासरी। चेनानी नासरी, चेनानी इधर की साइड वाला स्थान, नासरी उस साइड वाला। ऐसे ही धोला सदिया, धोला असम वाला, सदिया अब अरुणाचल प्रदेश वाला। आया समझ में? ऐसे ही वो अपनी रेल लाइन जो है, सबसे ऊंचा पुल जो है वो अपना जम्मू कश्मीर के बीच में, तो वो सबसे ऊंचा पुल है। याद रखना है कितने खर्च हुए हैं इस पर, 2500 पूछा नहीं जाएगा इसमें। ये याद रखना, 9 किलोमीटर लंबी सुरंग है। कितनी? 9 किलोमीटर। आपको 9 किलोमीटर अंदर अंदर ही चलना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से हमने सबसे लंबी सुरंग भी देख ली है। अगला पॉइंट चलते हैं हम, चार धाम जोड़ो यात्रा। हाँ, चार धाम जोड़ो परियोजना। इधर की साइड में आपको पता होगा चार धाम कौन से उसमें पड़ते हैं? चार धाम कौन से राज्य में पड़ते हैं? हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश के पास में है अपना उत्तराखंड। उत्तराखंड, आप मैप खोल लीजिए, उससे अगले वाले में आपको मैं बता देता हूँ। पहले तो यहाँ देख लीजिए थोड़ी सी बातें। चार धाम को जोड़ने के लिए 889 किलोमीटर की एक परियोजना चलाई जा रही है, जिसपे 12,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये अपने सड़क परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत आएगी। नितिन गडकरी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चार जो धाम है उनके नाम मैं बता देता हूँ। केदारनाथ जो है वो शिव जी के लिए, बद्रीनाथ जो है विष्णु जी के लिए, गंगोत्री गंगा जी के लिए, यमुनोत्री जो है यमुना जी के लिए। तो इस तरीके से अपना ये हुआ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के पास में अपना उत्तराखंड। उत्तराखंड में यहाँ पे जो है यमुनोत्री है, यहाँ पे गंगोत्री है, उसके बाद में यहाँ पे केदारनाथ है, और यहाँ पे बद्रीनाथ है। इन चारों को जोड़ने का काम चल रहा है, ठीक है। चार धाम जोड़ो परियोजना। तो इसमें मैप आप खोल लीजिए, इमेज दिख रहा होगा, अगले वाली इमेज पे देख लीजिए, दिख रहा है आपको, ठीक है। तो कुल लंबाई कितनी है इसकी? 889 किलोमीटर, 889 किलोमीटर। कुल कॉस्ट कितनी आ रही है इसमें? 12,000 किलोमीटर। कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आ रहा है? सड़क एवं परिवहन मंत्रालय। कौन है मंत्री अपने? नितिन गडकरी जी। अच्छा, इसमें ये थोड़ा सा आप याद रख लेना कि केदारनाथ और बद्रीनाथ किस किस के भगवान के लिए समर्पित है, याद रख लेना। केदार जी जो है अपने विष्णु से भगवान है, और बद्री जी है वो विष्णु भगवान के लिए। आगे समझ में? अब बात करते हैं भारतमाला परियोजना। ये भारत की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना है, जो मोदी सरकार के द्वारा और नितिन गडकरी के द्वारा लाई जा रही है। भारत को, पूरे भारत को एक माला में पिरोने का काम चल रहा है। पूरे भारत में चारों तरफ हाईवे ही हाईवे बनाए जाने के प्लान चल रहे हैं। देखो, पहले तो क्या था, अपने भारत में बड़े लेवल के नॉर्मली 6 ही हाईवे थे अब तक। देखो इस तरीके से थे। एक तो यहाँ से अपने कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाता था, ठीक है। एक इधर से अपने गुजरात से और अरुणाचल प्रदेश की तरफ भी हाईवे था। इसे बोलते थे नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर। ये कौन सा? नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। इधर का कौन सा हुआ? वेस्ट ईस्ट कॉरिडोर। उसके साथ में एक स्वर्ण चतुर्भुज भी बनाया गया था, यानी यहाँ पे दिल्ली है अपना,
यहाँ पे मुंबई है, यहाँ पे चेन्नई है, यहाँ पे कोलकाता है। इन चारों को जोड़ दो, स्वर्णिम चतुर्भुज बन जाएगा। इस तरीके से ये अपने वाजपेयी सरकार के द्वारा लाया गया था। किसी भी देश को अगर विकसित होना है तो सबसे पहला काम करो वहाँ की जो रोड व्यवस्था है उसे मजबूत कर। विकसित होना है तो सबसे पहला इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर लो, रोड अच्छे बना लो, पुल अच्छे बना लो, आवाजाही का साधन मजबूत बना दो, तो देश विकसित होने में टाइम नहीं लगेगा। साउथ कोरिया का नाम सुना है? साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया, दो देश हैं। उत्तरी कोरिया में तो अपने जो किम जोंग उन है, साउथ कोरिया लोकतांत्रिक है, यहाँ तानाशाह है। तो दक्षिण कोरिया अभी विश्व के सबसे टॉप 10 में आता है, इंडिया के आसपास में ही आता है। इंडिया तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो ये 5वें नंबर के आसपास में आता है पैसों के मामले में, जाकर यहाँ की जनसंख्या बहुत कम है। उन्होंने सबसे पहला काम किया गया, वहां से उत्तर से लेकर दक्षिण तक बहुत अच्छा हाईवे बनाया था, बहुत सुंदर हाईवे। उसके बाद फिर उनके किनारे इस तरीके से इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलप कर दिया, तो बहुत सारी कंपनियां पूरी यहाँ पे आ गई। यहाँ पे कंपनियों ने अपने प्लांट बनाए, विदेशी कंपनियों ने प्लांट में से अपना जो उत्पादन होता था उसे हाईवे के द्वारा यहाँ पे समुद्र में भेजा और पूरे विश्व में ट्रांसफर कर दिया। अब भारत के साथ प्रॉब्लम ये हो गई कि भारत का ये जो निचला दक्षिणी भाग है ना, ये डेवलप हो चुका है, बहुत काफी डेवलप हो चुका है। केरल बहुत आगे निकल चुका है, तमिलनाडु आगे निकल चुका है, महाराष्ट्र कर्नाटक आगे निकल चुके हैं, आंध्र प्रदेश भी ठीक ठाक आगे निकल चुका है। कारण क्या है? समुद्र से कनेक्टिविटी। अगर बाहर का कोई व्यक्ति भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो वो नजदीक वाला वो देखेगा, समुद्र से आना जाने का साधन। अब यहाँ वाला जो क्षेत्र है उधर उत्तर प्रदेश में कोई क्षेत्र है, वहां पे कोई अगर प्लांट लगाता है तो वहां से उसे समुद्र तक पहुंचाना पड़ेगा। अब पहुंचाने के लिए अपने पास में रोड की सुविधा सही ढंग की नहीं है भाई, टूटी फूटी रोड है, चारों तरफ टूटी फूटी रोड है। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? अपना रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए। तो ये नितिन गडकरी ने पूरे भारत को ही जोड़ने का प्लान बना लिया है। अब तक तो कुल मिला के 4 तो ये 2 6 ही अपने बड़े लेवल के हाईवे थे, अब करीब करीब 50 बनाए जाएंगे। 6 से कन्वर्ट करके 50 बनाए जा रहे हैं, और उस पर 5,35,000 करोड़ रुपए का खर्च किया जा रहा है। कितना? 5,35,000 करोड़। इसमें 24,800 किलोमीटर का हाईवे बनाया जाने वाला है। कितना? 24,800 किलोमीटर का हाईवे बनाया जाने वाला है। 6 गलियारों से बदल के अब 50 गलियारे किए जा रहे हैं। तो आया समझ में? पूरे भारत को जोड़ने के लिए, पूरे भारत को एक माला में पिरोना, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? भारत माला परियोजना। ठीक है, इसमें आप अपने पेज में देख सकते हो थोड़ा बहुत, आप जो अपना दिख रहा है आपको, इसमें 7 पॉइंट दिख रहे होंगे आपको, मैं बोल देता हूँ थोड़ा थोड़ा, बाकी इतना ज्यादा याद नहीं रखना। इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलपमेंट, यानी आर्थिक गलियारे का विकास किया जाएगा, उसकी लंबाई है 9,000 किलोमीटर, और उसमें कुल खर्च किया जाएगा 1,20,000 करोड़। दिख रहा है? उसके बाद में इंटर कॉरिडोर और फीडर रोड। इंटर कॉरिडोर का मतलब होता है छोटे छोटे लेवल पे, एक तो बड़े लेवल पे बना दिए जैसे ये वाले, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इससे यहाँ पे कोई कंपनी है तो इससे यहाँ तक लाने का चाहिएगा, इसे बोलते हैं इंटर कॉरिडोर। आया समझ में? और इसमें भी अगर यहाँ पे कोई कंपनी है तो यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए फीडर, फीडर बोलते हैं। आया समझ में? लोग छोटे छोटे लेवल पे होता है फीडर, उससे बड़ा होगा इंटर रोड, उसके बाद में बड़ा हाईवे आ जाएगा। आगे समझ? तो उस पर 6,000 किलोमीटर में 80,000, इस तरीके से ये अपना कोस्टल पोर्ट कनेक्टिविटी रोड भी बनाए जाएंगे। कोस्टल यानी समुद्र के किनारे, इस तरीके से यहाँ से लेके और यहाँ तक की पूरी एक हाईवे बनाया जाएगा कोस्टल को पूरे को कनेक्ट करने के लिए। तो इसमें पूरा कब कितना खर्च हो रहा है? टोटल 5,35,000 करोड़ रुपए खर्च होने वाला है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो क्वार्टर वो दिख रहा है आपको। हाँ, अगले पेज में देखिए, अगले पेज में श्रीनगर से कन्याकुमारी तक का, कश्मीर से कन्याकुमारी तक का एक ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, नॉर्थ यानी उत्तर दक्षिण गलियारा है। दूसरा अपने गुजरात से लेके अपने सिलचर असम तक, हाँ ये जो है अपना पोरबंदर से लेके सिलचर असम तक जो है अपना कौन सा हुआ? पूर्व पश्चिम, पूर्व पश्चिम गलियारा। उसके अलावा 4 स्वर्णिम चतुर्भुज तो बताया ही था मैंने, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई और कलकत्ता वाला। अब तक केवल 6 ही थे, अब कितने बनाए जा रहे हैं? 50 बनाए जा रहे हैं। तो इट विल गिव दी कंट्री 50, अगले पेज पे देखिए, इंग्लिश में बोल देता हूँ, थोड़ा सा बोल देता हूँ जल्दी जल्दी में। इट विल गिव दी कंट्री 50 नेशनल कॉरिडोर्स एज अगेंस्ट 6 एट प्रेजेंट। अभी 6 50 बनाए जाएंगे। ठीक है, विद दिस 70 to 80% ऑफ द फ्रेट विल मूव अलोंग द नेशनल हाईवे एज अगेंस्ट 40%। अभी तो क्या होता है, कुल मिला के जितना भी माल की ढुलाई होती है उसमें से 40% हाईवे पे जाता है। अगर अब ये कंप्लीट हो जाएगा उस समय 70 से 80% हाईवे पे चलेगा। आगे समझ में? अभी क्या है, माल ढुलाई के लिए नॉर्मली रेल वगैरह का भी यूज किया जाता है, तो अगर रोड बढ़िया बन जाएंगे तो माल ढुलाई इसमें आसान हो जाएगी। तो ये इसमें 2 फेजों में बनाया जाने वाला है। तो पहले फेज में इसमें 24,800 किलोमीटर का प्रावधान है, उसमें 5,35,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने वाले हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने 8वां पॉइंट यानी भारतमाला परियोजना देख ली है। मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। कौन से मंत्रालय के अधीन चल रही है? सड़क परिवहन मंत्रालय। कितने रुपए खर्च होने वाले हैं? 5,35,000 करोड़ फेज फर्स्ट में। कौन है उसका मंत्री? कौन है? नितिन गडकरी। बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। देखो अपनी मोदी सरकार में 4-5 मंत्री जो हैं वो बहुत ही धांसू हैं। जैसे अपने सुरेश प्रभु थे, वो बेचारे रेल मंत्री बहुत ही अच्छे काम कर रहे थे, लेकिन वो कुछ एक मजबूरियों से उन्हें त्यागना पड़ा। एक पीयूष गोयल है, नाम सुना है?
पीयूष गोयल जी अपने, हाँ, अपने बिजली के मंत्री हैं, जैसे बिजली मंत्री बोलेंगे, बिजली मंत्री को क्या कहें, विद्युत विद्युत विभाग मंत्री जो भी है। हाँ, अभी प्रेजेंट में रेलवे मंत्री भी हैं वो, ठीक है, पीयूष गोयल को भी दिया गया है रेलवे मंत्री का बात, ठीक है। उसके अलावा अपने राजनाथ सिंह भी ठीक है, राजनाथ सिंह जी अंडरग्राउंड काम कर रहे हैं, उनका पता नहीं रहता कहाँ रहते हैं, लेकिन अपनी जो सुषमा स्वराज है बहुत ही अच्छा काम कर रही है, बेटर बेटर काम कर रही है। उसके अलावा मनोहर पर्रिकर हैं, वो अभी गोवा में भेज दिए गए हैं, लेकिन उनके टाइम पे बहुत अच्छा काम चल रहा था अपने रक्षा मंत्रालय में, ठीक है। अभी कौन है रक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, निर्मला सीतारमण। उसके अलावा तो फिर आपको कम ही दिखते हैं, बेफालतू के हैं, जैसे अपनी उमा भारती है, पता नहीं क्यों रख रखी है, इसका तो बाहर निकाल के अभी इसमें कि नमामि गंगे, अगले मैं बताने वाला हूँ, कुछ नहीं किया इसने 4 साल में, पता नहीं रुपयों को भी कहाँ भेज रही है नमामि गंगे, वैसे तो भगवान का नाम बहुत लेती है, लेकिन 4 साल में गंगा के लिए कुछ नहीं किया है इसने। एक मंत्री बनाया है, अलग से नया मतलब मंत्रालय भी बनाया था गंगा पुनरुद्धार, आज तक कोई भी एक्शन ढंग का नहीं लिया है इसने। उसके अलावा अपने मोदी तो काम बढ़िया कर ही रहे हैं। चलो अगला 9वां पॉइंट आपके पास में नहीं होगा, मैं बाद में उसमें पीडीएफ में डाल दूंगा। 9वां पॉइंट है भारतीय निर्देशक द्रव्य, भारतीय निर्देशक द्रव्य, एक सोने को मापने का नया मापक यंत्र शुरू किया है भारत ने, ठीक है। अब ये भारत का हो गया ओरिजिनली, BND इसका नाम है, BND 4201, इस नाम से जो है, इस नाम से सोने की शुद्धता नापने का भारत ने एक नया मापक यंत्र शुरू कर दिया, BND भारतीय निर्देशक द्रव्य 4201 इस नाम से। तो ये 99.99% शुद्धता माप लेगा। अभी तक क्या होता था कि परंपरागत तरीके से यूज होता था, परंपरागत तरीका जानते हो, अगर किसी सोनार के पास में सोना ले जाते हो तो वो सोना पता नहीं क्या करता है, बस फूंक दे दे के उसमें से आग लगा लगा के चेक करता है, पता नहीं कैसे करता है, लेकिन वो परंपरागत तरीका था, तो उसमें सोने का थोड़ा बहुत क्षरण भी हो जाता था, नष्ट भी हो जाता था उसके चक्कर में। तो अभी ये अपना नया बनाया गया है BND, ये याद रख लेना, BND 4201, बस इतना पूछा जा सकता है कि नया जो सोना मापक बनाया है भारत सरकार ने उसका क्या नाम है, ठीक है। ये अपना जो है, जो परंपरागत तरीकों से बदल के अपने इस नए तरीके पे आ जाएंगे जितने भी ज्वेलर्स वाले हैं, सोने वाले सुनार हैं। बाकी इसमें 99.99 शुद्धता रहेगी मापने में। अगला चलते हैं हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, 10वां पॉइंट, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। ये PPP मॉडल सुना है कभी आपने, PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक। एक होता है गवर्नमेंट मॉडल, ऐसा है जैसे कि अपने यहाँ से दिल्ली से लेके और जयपुर तक के लिए रास्ता बनाना है, रोड बनाना है, हाईवे बनाना है दिल्ली से जयपुर तक का, ये दिल्ली है और ये जयपुर तक का हाईवे बनाना है, बहुत बड़ा 6 लाइन हाईवे बनाना है। इसके बजाय मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ दिल्ली है, यहाँ आगरा है, दिल्ली से आगरा तक यमुना एक्सप्रेस वे बनाना है, ठीक है। अब दो तरीके हैं, एक तो सरकार खुद बनाए, सरकार के पास PWD डिपार्टमेंट है, सरकार खुद रुपए दे और सरकारी कर्मचारियों से उसको काम करवा के उसे बनवाए। तो ये तो अब ज़्यादा पुराना हो गया है, इसमें क्या होता था, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार होता था, रुपए भी लग जाते थे और माल माल लगने के बाद में जो रोड बनता था वो बहुत खराब बनता था। फिर सरकार ने PPP मॉडल लेके आई, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की, थोड़ा हम देंगे, थोड़ा पब्लिक कंपनी लगाई। जैसे यहाँ से दिल्ली से और अपने आगरा तक यमुना एक्सप्रेस बना हुआ है, बहुत ऊंचा है, 200-200 मीटर ऊंचा है पूरा, बीच में तार लगे हुए हैं, कोई कुत्ता भी नहीं घुस सकता उसके अंदर। स्पीड 150 से 160 के आसपास रहती है नॉर्मली गाड़ियों की, बहुत ज़्यादा स्पीड रहती है, मोटरसाइकिल वगैरह तो बहुत कम चलती है, एक्सीडेंट बहुत बुरे होते हैं इसमें। तो यहाँ से लेके और दिल्ली से लेके और आगरा तक की हाईवे बनाना है जैसे, तो इसने जेपी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, जेपी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि आप बनाओ। अब इसमें खर्चा होने वाला है 12,000 करोड़, कितना होने वाला है, 12,000 करोड़, ठीक है। अब जेपी कंपनी वाले क्या करेंगे, या तो सरकार ऐसा करती थी, सीधा सीधा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि आप इसे बनाओ, बनाने के बाद में इसे आप चलाओ, रुपए कमाओ, जब आपके पूरे रुपए आ जाएं उसके बाद हमें छोड़ देना, ये होता था पहले तो। एक तो मॉडल बना दिया कि सरकार ने सीधा सीधा खुद बनाएगी, सरकार टोल टैक्स लगा देगी, वो हो गया। और दूसरा इसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, ठीक है। इन दोनों के अलग अलग नाम थे, एक को बोलते थे EPC और एक को बोलते हैं अपना BOT। BOT यानी ये PPP मॉडल वाला, बनाओ, ऑपरेट करो और ट्रांसफर कर दो, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। प्राइवेट कंपनी से बोला है, जेपी कंपनी से 12,000 करोड़ रुपए खर्च करो, बनाओ, उसके बाद में ऑपरेट करो, रुपए कमाओ। जब तुम्हारे 12,000 करोड़ रुपए आ जाए, टोल टैक्स वगैरह से बहुत कमाई होती है टोल टैक्स पे, वहाँ पे मोटरसाइकिल में से हम जैसे आए थे एक बार बाइक से, तो 400 रुपये तो बाइक वाले के ही लग जाते हैं उस हाईवे पे। बहुत फास्ट चलता है, बाइक वालों को बच के चलना पड़ता है, क्योंकि गाड़ियां जो आती हैं वो 150-160 से कम चलती नहीं है कोई भी गाड़ी, क्योंकि बीच में उसमें कोई कुत्ते आने के चांस नहीं है, कोई जानवर आने का चांस नहीं है, कोई बीच में कोई क्रॉसिंग वगैरह भी नहीं है, तो वो 150-160 बिना सोचे समझे चला सकते हैं। तो बिल्ड करो, बनाओ, ऑपरेट करो, चलाओ अपने हिसाब से, और जब आप रुपए कमा लो उसके बाद में सरकार को उसे दे दो, ट्रांसफर कर दो, ये होता है BOT मॉडल। एक होता है EPC, जो अपना सरकार रुपए डालेगी, सरकारी बनवाएगी, इसे बोलते हैं अपना इंजीनियर प्रोक्यूरमेंट कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो इसमें
सरकार पैसे देती है, हो सकता है थोड़ा बहुत प्राइवेट से बोल दे कि आप बना दो ठेका देके, लेकिन पैसे कौन दे रहा है? सरकार। इसमें पैसे भी वो प्राइवेट दे रहा है। अब सरकार चाह रही है कि HAM हाइब्रिड, यानी हाइब्रिड का मतलब होता है संकरित करना, सरकार इन दोनों को मिलाना चाह रही है कि हम दोनों तरीके यूज करेंगे, कुछ पैसे भी देंगे 40% के आसपास में, और 60% इस तरीके का यूज करेंगे। तो उसमें सरकार को ज़्यादा बेनिफिट होने के चांस हैं, और प्राइवेटाइजेशन जिसे बोलते हैं निजीकरण भी नहीं होगा। अभी तो क्या है कि ये वाला रोड है अपने JP कंपनी का संपत्ति है एक तरीके से, सरकार की तो कहाँ संपत्ति रही, सरकार के पास में अभी 15 साल बाद में आएगा। तो अभी इसमें क्या रहेगा कि उसकी पर्सनल संपत्ति भी नहीं रहेगी। वो आगे समझ में। तो अगले 5 साल में 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने वाला है इसी तरीके के प्रोजेक्ट में, इसी तरीके के प्रोजेक्ट में। तो ये इसमें HAM हाइब्रिड एन्युटी मॉडल जो है उसमें 40% जो है अपना EPC मॉडल से बनाएंगी, और 60% बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर वाले मॉडल से बनाएगी। EPC सिर्फ प्राइवेट रोड बना, EPC में क्या होता है, प्राइवेट सिर्फ रोड बनाते हैं, सरकार पैसा देती है। और अपने BOT में क्या होते हैं कि प्राइवेट ही रुपए बनाते हैं, प्राइवेट ही ऑपरेट करते हैं, प्राइवेट लास्ट में ट्रांसफर कर देते हैं। सरकार दोनों चीज यूज कर रही है, 40% और 60%। ये पहली बार हो रहा है, ठीक है। इससे पहले नहीं होता था कि दोनों मिक्स चलाए जाएं, या तो ऐसा होता था या ऐसा होता था। पहली बार हो रहा है तो उसका नाम दे दिया हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। अब इसका पहली बार प्रयोग भी किया जा चुका है। प्रयोग कहाँ किया गया है कि अपना जो नरेंद्र मोदी जी कहाँ से आते हैं, काशी से। MP कहाँ से बने? काशी बनारसी से बने हुए हैं। तो वहां पे गंगा नदी के किनारे है पूरा काशी। तो वहां पे गंगा नदी में जो सीवरेज जाता है, गंदगी जाती है, उसको ट्रांसप्लांट करने के लिए वहां पे एक प्लांट बनाया गया है। उस जो सीवरेज है, सीवरेज प्लांट बनाया गया है। वो सीवरेज प्लांट इसी मॉडल पे बनाया जा रहा है। आ गया समझ में? प्राइवेट कंपनी को 60% वाला ठेका दे दिया है, 40% अपनी गवर्नमेंट रुपए दे रही है। आया समझ में? अच्छा, इसमें एक चीज और है, ये याद रखना, ये 60% का जो सिस्टम है ना, इसमें सरकार धीरे धीरे 60% रुपए देती रहेगी उसे। साल में आधे रुपए दे दिए, 10% दे दिए, अगली साल 10% और दे दिए, 6 साल में पूरे 60% दे देगी। 60% देने के बाद में इसकी संपत्ति खत्म हो गई, सारा का सारा किसका हो जाएगा? सरकार का हो जाएगा। ये याद रखना, ये सारी चीजें। आगे समझ में? HAM हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, ये अब तक कहाँ पे चालू किया जा चुका है? वाराणसी में। किस चीज के लिए? सीवरेज प्लांट के लिए। सीवरेज को प्लांट क्यों बनाया जा रहा है? गंगा नदी को स्वच्छ बनाने के लिए, ठीक है। अब जब गंगा नदी की बात आई है तो अभी नमामि गंगे के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो वहाँ पे नमामि गंगा जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में बात करते हैं। नमामि गंगे प्रोजेक्ट की जो मंत्री हैं वो कौन है? अभी बताया मैंने, उमा भारती जी। हाँ, जो साध्वी उमा भारती हैं। इसका नाम है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ठीक है। बाकी तो मैं, ऐसा है कि ये जो प्रोजेक्ट है ना, अपने स्कीम्स हैं, इनके लिए एक अलग से पूरा लेक्चरशिप बनाई जाएगी। 12-12, 15-15 लेक्चरशिप में करीब 120 के आसपास स्कीम है 2014 से लेके आज तक की। तो उन्हें 10-12 लेक्चर्स में कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। तो अब ये नमामि गंगे के बारे में देख लीजिए। इस जल संसाधन मंत्रालय और अपना गंगा पुनरुद्धार के अंतर्गत आता है। 2015 में इसे शुरू किया गया था नमामि गंगे प्रोजेक्ट को। 5 साल में 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने हैं इसमें, ठीक है। 5 साल में 20,000 करोड़ रुपए। 4 साल में अब तक कोई अभी तक कुछ देखा नहीं है। गंगा अभी तक वही की वही सेम टू सेम गंदगी है, पूरी गंदगी है उसमें गंगे में। और इसमें अभी तो ये बता ही चुका हूं मैं कौन सा मॉडल यूज किया जा रहा है, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। तो वो नमामि गंगे आप याद रख लेना। उसके बाद में अगला 12वें नंबर का पॉइंट बात करता हूं मैं। हाँ, 11 बात कर चुके हैं, 12 में बात। MS स्वामीनाथन का नाम तो सुना होगा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी कुछ दिनों पहले MS स्वामीनाथन पर, MS स्वामीनाथन का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा। MS स्वामीनाथन बहुत बड़ी चीज़ है, छोटा मोटा तो है नहीं नाम। अपने देश में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? MS स्वामीनाथन को। हरित क्रांति मैंने आपको बताई थी एक लेक्चर में, अगर आपको ध्यान हो। 1960 के आसपास में भारत में बहुत ज़्यादा गरीबी हो गई थी, भारत के पास खाने का अनाज था नहीं, तो विदेशों से मांगना पड़ता था, अमेरिका वगैरह से, ठीक है। तो उस समय अपने लाल बहादुर शास्त्री ने उस समय नारा भी दिया था, जय जवान जय किसान वाला, लेकिन उससे काम नहीं चल पा रहा था। तो मैक्सिको जो देश है अपना, मैक्सिको, मैक्सिको तो सुना ही है, कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। मैक्सिको में हरित क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी नॉर्मल बोरलोग नाम के व्यक्ति के द्वारा। हरित क्रांति का मतलब ये है कि उत्पादन बढ़ाओ। पहले क्या होता था कि ये खेत है, इस तरीके का खेत है, इस खेत में किसान क्या करता था, जाएगा बीज डाल के आ जाएगा, उसके बाद में बारिश हो गई तो थोड़ा बहुत फसल हो जाएगी, फसल हो जाएगी तो लास्ट में काटने आ जाएगा, ठीक है। यही होता था 1960 के आसपास तक। किसान के ज़्यादा उसमें मेहनत नहीं होती थी उसमें। लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी की तरफ जाना था हमें, यानी हरित क्रांति में 4 चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। पहली बात तो जो बीज हैं उन बीजों को हाई क्वालिटी के बनाओ, हाई यील्ड वेराइटी के, ठीक है। पहले तो देसी बीज होते थे, वो क्या है कि पैदा हो या फसल उत्पादित हो या ना हो, लेकिन अगर आज के समय पे जितने भी बीज बोए जाते हैं वो आप दुकान से खरीद के लेके आते हो, 1-1 किलो 2-2 किलो के, वो बहुत महंगे आते हैं साधारण बीज की तुलना में। जैसे कि आप अपनी आपने सरसों बोई है, फसल उसकी बनाई है, तो उसे आप अगर बेच के आओगे ना किसी दुकान, वहाँ पे अपना जो आड़तिया वगैरह होती है, तो वो तो देते हैं 20 रुपए किलो के आसपास में। और उसी सरसों का खेत में बोने के लिए बीज लेके आओगे
तो वो आता है 200-250 रुपये के आसपास में, किलो के आसपास में एक छोटी सी थैली आती है। तो उसमें क्या होता है, हाई यील्ड वैरायटी होती है, उच्च क्वालिटी के बीज होते हैं वो, ठीक है। उनमें क्षमता ये होती है कि वो आगे जाने पर, कभी कभी ऐसे होते हैं ऊंचे जाने वाले, ज़्यादा फली वाले, अलग अलग तरीके। तो पहले बीज अच्छे होने चाहिए, दूसरी सिंचाई अच्छी होनी चाहिए। पहले भगवान भरोसे थे, अब ट्यूबवेल लगाओ, कुआं खोदो, नहर से पानी भेजो, कुछ भी करो, सिंचाई होनी चाहिए। पहले सिंचाई का कोई साधन नहीं था, भगवान भरोसे था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में दूसरी चाहिए थी सिंचाई। तीसरा रासायनिक उर्वरक। रासायनिक उर्वरक भी जरूरी होते हैं ना, न्यूट्रिशन पोषक तत्व भी जरूरी होते हैं पेड़ पौधों के लिए। इसके लिए अपना नाइट्रोजन चाहिए होता है, ह्यूमस चाहिए होता है, ठीक है, फास्फोरस भी चाहिए होता है। तो वो इससे मिलेंगे, किससे मिलेंगे, रासायनिक उर्वरक से। और चौथा जो होता है पेस्ट, ये बाद में आया था। कीटनाशक वगैरह अगर हो जाते हैं तो उनको मारने के लिए पेस्ट भी चाहिए होता है, तो ये बाद में आया था। तो ये चार को मिला के अपनी हरित क्रांति आई थी, और इस हरित क्रांति को लाने का श्रेय किसे जाता है, MS स्वामीनाथन को। अब हरित क्रांति आ गई, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि हरित क्रांति का फायदा जहां जहां पे पानी था वहां वहां के लोगों ने उठा लिया, जिन जिन लोगों के पास में पैसे थे उनने उठा लिया। भाई हरित क्रांति के लिए, अब इन सब चीज के लिए तो पैसा भी चाहिएगा। हर कोई गरीब आदमी के पास में तो पैसा नहीं हो सकता। टेक्नोलॉजी चाहिए। पहले तो क्या था कि हम बैलों से खेतों को जोतेंगे, अभी क्या है, जैसे ही हरित क्रांति आई उस समय ट्रैक्टर ज्यादा आने लग जाएंगे। अब ट्रैक्टर हर कोई तो ला नहीं सकता। तो जिस जिसके पास में पैसा था उसने हरित क्रांति का फायदा उठा लिया। जहां जहां पे सिंचाई के साधन थे वहां वहां पे हरित क्रांति का फायदा उठ गया। जहाँ पे सिंचाई के साधन नहीं थे वहां पे हरित क्रांति नहीं आ पाई। तो इस तरीके से भारत में बहुत असमानता हो गई। असमानता इस तरीके से हो गई, मैं अभी दोबारा मैप बनाता हूँ इंडिया का। ये अपना इंडिया का मैप है। इसमें देखो, मैंने आपको बताया तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सारी नदियां जो हैं अपने इस वाले क्षेत्र से गुजरती हैं। तो यहाँ पे पंजाब वाले क्षेत्र में नहरों की कोई कमी नहीं रही, हरियाणा वाले क्षेत्रों में नहरों की कमी नहीं रही। इधर की साइड में ये उत्तर उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में भी, इधर वाला उत्तर प्रदेश, ये वाला उत्तर प्रदेश, आधा उत्तर प्रदेश, इधर की साइड में कौन सी दिशा होगी, पूरब नहीं, पश्चिम, पश्चिम इसे बोलते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक है। इन लोगों ने भी फायदा उठा लिया, हरियाणा वालों ने भी फायदा उठा लिया, पंजाब वालों ने फायदा उठा लिया। पानी तो इधर भी था, लेकिन इनके पास पैसे नहीं थे, इस साइड वालों के पैसे नहीं थे। इस साइड में बिहार के पास में पानी था, पश्चिम बंगाल के पास में पानी था, लेकिन पैसे नहीं थे, और खेत जो थे वो छोटे छोटे थे। तो उस हरित क्रांति का सबसे ज्यादा जो फायदा उठाया गया वो इधर की साइड में इन क्षेत्रों ने उठा लिया, और इधर की साइड ये वाले फायदा नहीं उठा पाए, MP वाले लोग फायदा नहीं उठा पाए। तो पूरे भारत में असमानता आ जाएंगी। भाई इधर की साइड में डेवलप हो जाएंगे सारे के सारे, पंजाब डेवलप हो जाएगा, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश डेवलप हो जाएगा, बिहार पीछे रह जाएगा, पश्चिम बंगाल पीछे रह जाएगा, उड़ीसा पीछे रह जाएगा। तो इसका असमानताएं भी आ गई पूरे देश में। दो नुकसान हुए। तीसरा नुकसान ये भी हुआ कि हर चीज का एक लिमिट होती है, हर चीज की एक लिमिट होती है। अगर लिमिट क्रॉस करने लगते हो ना तो उसका नुकसान होता है। अब किसान क्या करते हैं, हाई यील्ड वैरायटी उन्होंने यूज कर लिया बीज, उसके बाद में सिंचाई पानी दब के दे रहे हैं, क्योंकि नहर मिल रही है, पानी दब के दे रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये जो रासायनिक पदार्थ होते हैं, NPK, एक रेशियो होता है NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इन तीनों को डाला जाता है, जरूरी होता है इसका रेशियो। अब किसान क्या है कि ज्यादा खेती, ज्यादा उत्पादन करने के लिए ज्यादा ज्यादा रासायनिक पदार्थ डाल रहे हैं, बेमतलब में यूरिया डाल रहे हैं। जहाँ पे एक कट्टा डालना था वहां पे 4 कट्टे डाल देंगे कि यार ज्यादा हो जाएगा इससे, लेकिन वो लॉन्ग रन में नुकसान करने वाला है। अगले इस साल तो आप फसल उठा लोगे, 2 साल उठा लोगे, 3 साल फसल उठा लोगे, लेकिन जो जमीन है उसकी तो क्षमता है ही नहीं इतना। जमीन की एक तरीके से कुछ समय बाद में जमीन बंजर होने लग जाएगी, जमीन की उत्पादकता खत्म होने लग जाएगी, जमीन खत्म हो जाएगी। जमीन को भी तो कम से कम शांति चाहिए, उसके लिए पोषक तत्व तो चाहिए होंगे ना जमीन के लिए। तो इसका नुकसान ये हुआ कि आज के समय पे, उस समय तो फायदा उठा लिया, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, उत्पादकता घट रही है, लागत ज्यादा लगती जा रही है, लागत ज्यादा लग रही है और उत्पादकता घट रही है। तो इसके लिए नरेंद्र मोदी ने उस दिन जब भाषण चल रहा था यहाँ पे, तो उन्होंने बोला था कि ग्रीन रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन लेके आए, अच्छी बात है, लेकिन अब हमें एवरग्रीन रेवोल्यूशन लेके आना पड़ेगा। एवरग्रीन, पहले तो कौन सा हुआ, ग्रीन, अब कौन सा लेके आना पड़ेगा, एवरग्रीन लेके आना, जो सदाबहार रहे। एक ग्रीन रेवोल्यूशन सदाबहार नहीं है, क्योंकि इसमें पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वो जमीन की जो उत्पादकता है, जमीन की जो धारण करने की क्षमता है वो घट रही है, ठीक है। तो इसमें ग्रीन एवरग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बोला था, उसमें उन्होंने कहा था कि इसमें धारणीय कृषि का उत्पादन करना है, यानी जमीन को भी नुकसान ना हो और उत्पादकता भी बनी रहे। उसके बाद में बोला था क्षेत्रीय असमानता ये जो बन गई है इनको भी दूर करना है। भाई यूपी गरीब हो गया, MP गरीब हो गया, इधर की साइड में राजस्थान में जहाँ जहाँ पे पानी है वहाँ पे सिंचाई मिल गया, बाकी क्षेत्र में खेती नहीं हो पा रही है। तो इसमें उन्होंने क्षेत्रीय असमानता को दूर करने की बात बोली थी। तो एवरग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बोल देता हूँ, 3-4 पॉइंट हैं, देख सकते हो। कृषि लागत में कमी लाना है, अभी ज्यादा लागत लग रही है, हर साल बढ़ती जा रही है लागत, उत्पादक नहीं बढ़ रहा है, लागत बढ़ती जा रही है। क्योंकि अगर आपने 3 कट्टा यूरिया इस साल डाला है तो अगली साल उतनी फसल लेने के लिए कम से कम 4 या 5 कट्टे डालने पड़ेंगे, तब जाके उतनी ले पाओगे। अगर नहीं डालोगे तो बिल्कुल ही नहीं होगी, क्योंकि जमीन को वही चाहिए, अब तो उसी के आधे आधे हो गए, ठीक है। कृषि उत्पादकता को बढ़ाना है, पेस्ट मैनेजमेंट करना है,
यानी अपना जो कीटनाशक को मारने के लिए जो पेस्ट होते हैं उनका प्रबंधन सही ढंग से होना चाहिए। वाटर मैनेजमेंट यानी सिंचाई की व्यवस्था सही होनी चाहिए। न्यूट्रिएंट सप्लाई यानी जमीन को पोषक तत्व भी मिलने चाहिए। उसके बाद में रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये भी अपने एवरग्रीन रेवोल्यूशन में आ जाएगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या हुआ, जो बारिश का पानी जो आता है उसका प्रबंधन करना, ठीक है। वो बह बह के नदियों में बह बह के इधर की साइड में बंगाल खाड़ी में चल जाता है, अरब सागर में चल जाता है। उससे अच्छा है कि अपने आसपास में तालाब बना लो, तालाब में उसे रोक लो, घर में जोड़ बना लो, जो भी करना है यूज कर करके, या खेतों में ही ट्यूबवेल वगैरह में पानी अंदर से जाने दो, उस तरीके से। तो इस तरीके से हमने करंट अफेयर्स के 12 टॉपिक्स को आज डिस्कस कर लिया है। समझ में आ गया होगा। एक बार मैं उन 12 टॉपिकों को दोबारा बोल देता हूँ कौन कौन से आज हमने डिस्कस किए थे। सबसे पहले हमने बात की थी जीवन गुणवत्ता मापक की। उसमें मैंने आपको बताया था कुल कितने शहर बताए थे, 116 शहर बताए थे। उनमें सब टॉप नंबर पे किसको बताया था, अगर विश्व की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का मेलबोर्न शहर बताया था, ठीक है। उसके बाद में मैंने ये भी बताया था जीवन गुणवत्ता में कि ये वर्ल्ड बैंक के सहयोग से हो रहा है। दूसरे बात पे कि जापान के संविधान में बदलाव, जापान में संविधान 1947 में बना, उस समय तक उस पर दबाव बना के कोई सेना नहीं रख सकता। जापान अमेरिका में कॉन्ट्रैक्ट हुआ 1954 में कि जापान पे कोई आक्रमण करेगा तो हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन धीरे धीरे अभी क्या है कि अमेरिका उससे नकार रहा है, तो जापान को अपने संविधान में बदलाव करना है। कौन है उनके प्रधानमंत्री, शिंजो अबे। क्या जापान गणतंत्र है? गणतंत्र का मतलब होता है देश का मुखिया जो होगा वो जनता के द्वारा चुना जाना चाहिए। जापान गणतंत्र नहीं है, देश का मुखिया वहाँ का राजा होता है, प्रधानमंत्री होता है सरकार का मुखिया। आगे समझ में, कल वाले लेक्चर में सही ढंग से बता। क्या इंग्लैंड गणतंत्र है? नहीं, इंग्लैंड में भी रानी है, इंग्लैंड में भी रानी है देश की मुखिया। आगे समझ में। अगला मैंने बात की थी न्याय मित्र के बारे में, जो अपने जज होते हैं वो अगर कुछ गलत करते हैं तो उनको सजा सुनाने के लिए कौन कौन बनाए जाएंगे, न्याय मित्र। वो रिटायर्ड जज हो सकते हैं, रिटायर्ड आईएएस हो सकते हैं, रिटायर्ड अधिकारी हो सकते हैं। उसके बाद में हमने बात की विश्व का सबसे ऊंचा पुल। विश्व का सबसे ऊंचा पुल कौन सी नदी पे बन रहा है, चिनाब नदी पर बन रहा है, जम्मू और कश्मीर को जोड़ने वाला। कितनी ऊंचाई बताई थी, 359 मीटर, 359 मीटर बताई थी। उसके बाद हम आ गए थे भारत का सबसे लंबा पुल। भारत का लंबा पुल असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला धोला और सदिया पुल, ठीक है, वो हुआ। उसके बाद हमने बात की थी, अच्छा ये चौथा वाला जो पुल है इसके बारे में थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बता देता हूँ। ये अरुणाचल प्रदेश जो है, अरुणाचल प्रदेश पे चीन अपना दावा बताता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है, हमेशा बताता रहता है। 1961 के युद्ध में उन्होंने ले भी लिया था थोड़ा सा हिस्सा, बाद में वापस चले गए थे खुद। तो अब इस पुल से भारत को बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि पहले अरुणाचल प्रदेश तक कनेक्टिविटी सही नहीं थी, क्योंकि हिमालय भी उस साइड में भी है। हिमालय तो यहाँ से चलता हुआ इधर की साइड में जा रहा है, कनेक्टिविटी सही ढंग की थी नहीं। अब इस पुल से अपनी भारत की सेना को सबसे बड़ा फायदा है। अगर भारत की सेना को एक बिग मूवमेंट करना है तो पहले उस नदी को पार नहीं कर पाते थे, अब इससे भारत की सेना को पार करने में आसानी हो जाएगी। तो इससे चीन ने आपत्ति भी जताई थी इस पुल पर कि आप ऐसा नहीं कर सकते, अरुणाचल प्रदेश हमारा ऐसा है, बोलने की बात है, बाकी अपना चलता रहता है सारी चीज़। उसके बाद मैंने बात की थी सबसे लंबे पुल के बारे में, बाद में सबसे लंबी सुरंग, क्या नाम बताया था, चेनानी नासरी, ठीक है, ये अपनी 9 किलोमीटर लंबी है। उसके बाद हम चले गए थे चार धाम जोड़ो परियोजना। चार धाम के नाम बताओ आप मुझे। पहले तो गंगोत्री यमुनोत्री दोनों ऊपर की साइड में बताए थे मैंने। उसके बाद में अपने बद्रीनाथ और केदारनाथ। केदारनाथ किसके लिए, शिव जी के लिए, और बद्रीनाथ किसके लिए, विष्णु जी के लिए। उसके बाद हम चले गए थे भारतमाला परियोजना में। कौन से राज्य में कि ये चारों धाम, उत्तराखंड में। भारतमाला परियोजना में मैंने बताया था कि अगले आने वाले कुछ समय पे 5,35,000 करोड़ रुपए खर्च होने वाला है। अभी तक तो 6 बड़े लेवल के गले आ रहे हैं, आगे आने वाले समय पे 50 कलियारे बना दिए जाएंगे, ठीक है। कौन कर रहा है इसको मैनेजमेंट, नितिन गडकरी जी। उसके बाद में हमने 9वें बिंदु पे बात की थी BND, भारत निर्देशक द्रव्य, यानी सोने को मापने के लिए भारत सरकार ने एक नया मापदंड बनाया है, ठीक है। उसके बाद में हमने बात की हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, जो अपने रोड प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं उनके लिए संकृत तरीके से। पहले जो होता था वो EPC होता था, यानी सरकार पैसे देती थी प्राइवेट कंपनी को और वो बना के सरकार को वापस दे देता था उसे, तो वो होता था EPC। लेकिन सरकार के पास पैसे नहीं होंगे, जरूरी थोड़ी सरकार के पास होते। तो दूसरा मॉडल आता था BOT वाला, जैसे PPP बोल सकते हो, बिल्ड ऑपरेट और ट्रांसफर, बनाओ चलाओ और हमें दे दो वापस में 10-5 साल यूज करने के बाद में। अब क्या कर रही है सरकार, दोनों को मिक्स चल रही है। उसका पहला एक्सपेरिमेंट कहाँ पे किया गया है, वाराणसी में, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में। और वो कौन सी प्रोजेक्ट के अंदर है वो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, नमामि गंगे प्रोजेक्ट है। फिर उसके बाद में हमने नमामि गंगे की बात की थी। नमामि गंगे में 2015 से 2020 तक यानी 5 साल में 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं। तो कौन है उनकी मंत्री, कौन है, हाँ, उसके लिए गंगा के पुनरुद्धार के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया गया है, गंगा पुनरुद्धार मंत्रालय, ठीक है। उसके बाद हम चले गए थे नरेंद्र मोदी के द्वारा MS स्वामीनाथन की बुक का उद्घाटन किया गया था। भारत में हरित क्रांति कौन लेके आए थे, और पूरे विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत किसने की थी,
नॉर्मन बोरलॉग ने, जो अपने मैक्सिमो मैक्सिको के थे। ठीक है। हाँ, हरित क्रांति के लिए मैंने चार चीज बताई थी: बीज, सिंचाई, उसके बाद में रासायनिक, हाँ रासायनिक उर्वरक, और उसके बाद में पेस्ट। ठीक है। तो इनमें अब क्या है, लागत बढ़ती जा रही है, उत्पादन कम होता जा रहा है, तो नरेंद्र मोदी ने नया नारा दिया है कि एवरग्रीन रेवोल्यूशन लेके आओ, जो सदाबहार रहे। ठीक है। जिससे जमीन को भी नुकसान ना हो और क्षेत्रीय असमानता भी ना हो। तो उसमें मैंने आपको चार पांच बिंदु बताए थे, इस तरीके से 12 बिंदु कवर कर लिए।